हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, इसके विषय में बहुत चर्चा आजकल हो रहा है। तो उसे हम देखते हैं एक साउथ एशियन पर्सपेक्टिव से। जब हम कहते हैं साउथ एशियन, तो आज तो हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, जब पहले पहले मानव आया, होमोसेपियंस या साउथ एशिया में पहुंचे, तब एशिया का कंसेप्ट नहीं था, ना अफ्रीका कंसेप्ट था, ना यूरोप का था, कोई महादेश नहीं था, नहीं ना कोई देश था। उस वक्त जो था वो बस पृथ्वी था, और नया नया मानव पृथ्वी में आए थे। तो उसी तरह हम इसको देखेंगे कि वेयर डिड वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन थे। तो इस विषय के लिए हमने 3 किताबों से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं। एक है अर्ली इंडियंस, द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स बाय टोनी जेसप, एक वरिष्ठ पत्रकार थे। दूसरा किताब है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ये किताब है डेविड रीच का, वो एक जेनेटिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। और तीसरा किताब है जर्नी ऑफ ए सिविलाइजेशन, इंडस टू भाईगाई। भाईगाई है साउथ में, भाईगाई एक नदी का नाम है। तो एक सिविलाइजेशन का जो जर्नी है इंडस वैली से भाईगाई तक, ये किताब है आर बालाकृष्णन का। तो इस विषय को हम कैसे साइंटिफिक अप्रोच करेंगे, क्योंकि जो भी प्री हिस्ट्री है उसमें कोई एविडेंस बहुत कम है, रिटन एविडेंस कुछ है नहीं, और रिटन हिस्ट्री बहुत ही नया है, जो कि करीब करीब 2500 साल पुराना है, लेकिन मनुष्य का इतिहास बहुत पुराना है। तो जो आज तक हमारे पास एविडेंस है उसके बेसिस पे हम चर्चा करेंगे। जो भी करंट नॉलेज है आज तक, जो भी फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे है, उसको हम मानकर चलेंगे। और फ्यूचर में अगर कोई नया नॉलेज आता है, नया एविडेंस आता है, तो ये पुराना नॉलेज चेंज हो जाएगा, तो और उस अवेलेबल नॉलेज को लेकर के हम चलेंगे। तो जो प्री हिस्ट्री है या प्रागैतिहासिक काल है मनुष्य का, वो बहुत ही लंबा है। जब से होमिनिन्स आया, यानी जब से मनुष्य दो पैर में चलने लगा, तब से लेकर के जब तक इतिहास लिखा गया, तब तक की पीरियड है प्री हिस्ट्री। और वहाँ एविडेंस बहुत कम है, तो इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन कई तरह का होता है। तो हम ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे जैसे कि जो प्री हिस्ट्री का जो जो एविडेंस हमारे पास है उसके बेसिस पे ही हम उसको इवेल्युएट करेंगे। और वो एविडेंसेस क्या क्या होता है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जहाँ कहीं खुदाई हुआ है वहां से कुछ मिला है, जैसे कि इंडस वैली में उसका गांव, घर, पटेरी, ये सब मिला है। तो फॉसिल एविडेंस, बहुत जगह पे हड्डियां मिली हैं, वो हड्डियां और फॉसिल्स भी मिला है। उस फॉसिल से हमें पता चलता है कि वो कितना पुराना है और वो कैसा था। और तीसरा है लिंग्विस्टिक एविडेंस, जो भाषाओं है वो भाषाओं में समानता भी है और विविधता भी है। उसके आधार पर यह पता चलता है कि कौन सी भाषा कहाँ से आया है और उसका कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, और कौन सा आगे चल करके कहाँ कहाँ और दूसरी भाषाएं बना है। चौथी है जेनेटिक एविडेंस, ये एक नया एविडेंस है। आजकल करीब करीब 20 साल से ये जेनेटिक एविडेंस हमें एविडेंस देता है, फैक्ट्स देता है कि हमारा मानव सभ्यता का कहाँ कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे मानव एक जगह से दूसरी जगह गया है। और पांचवा है कि हिस्टोरिकल रीजनिंग, ये सबको मिला करके हिस्टोरिकल रीजनिंग करना है हमें, उसके बेसिस पे एक डिसीजन में पहुंचना है। तो मनुष्य का अगर उत्पत्ति और उससे आगे चलकर अगर देखना है, तो जब से हम दो पैर में चलने लगे हैं, जिसे कहते हैं कि बाइपेडल, तब से लेकर के आज तक,
तो हम जो भी स्पेशीज बना है उनको हम बोलते हैं कि होमिनिन्स। होमिनिन्स कब पैदा हुए? जो पहला होमिनिन पैदा हुआ वो उसे बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि करीब करीब 3 से 4 मिलियन साल पहले आया था पृथ्वी पर। और जो नया मानव है उसे हम कहते हैं कि होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का उद्भव हुआ है करीब करीब 3 लाख साल पहले। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये पहला फर्स्ट एंसेस्टर हमारा पूर्वज है, जो जिसका ब्रेन साइज था 400 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सीएम। तो उसके बाद जो आया है वो होमो हैबिलिस। वो धीरे धीरे ब्रेन साइज बढ़ता गया, यहाँ 600 सीसी हुआ, और जब होमो सैपियंस हुआ वो मोर देन 1000 सीसी। तो ये सवाल उठता है कि पहले होमिनिड्स जो है कहाँ उद्भव हुए। ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि जो बोन्स मिला है ज्यादातर मिला है अफ्रीका में, और उसका जो डेटिंग हुआ है उससे पता चलता है कि पहला मानव अफ्रीका में ही आया है। और जो माइग्रेशन है मनुष्य का, ये कोई नया चीज नहीं है। आदि मानव से लेकर के आज तक मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है। खाली मनुष्य नहीं है, जीव जंतु भी जाते हैं, एनिमल्स भी जाते हैं, और बर्ड्स भी जाते हैं, मेरीन लाइफ्स भी जाते हैं। कहीं एक जगह रहते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन चलता है। तो जो पहला होमिनिन्स आया करीब 2 मिलियन ईयर्स के पहले, जो होमो इरेक्टस आया था, वो पता चलता है कि वो होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर गया है दूसरी जगह पे। जैसे कि इसराइल में उसका हड्डियां मिलता है, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर के वो सीरिया, लेबनान और जो इसराइल है वहां पहुंचा था। दूसरा है जो कि डेनिसोवान और निएंडरथल का पूर्वज है, होमो हाइडेलबर्गिस। वो करीब करीब 5 लाख साल पहले, वो भी उसे भी माना जाता है कि वो अफ्रीका से दूसरे एशिया और यूरोप में माइग्रेट किया है। ऐसे कई माइग्रेशंस हुआ है। जो पुराने मानव है जिसे बोलते हैं आर्काइक ह्यूमंस, वो 3-4 बार माइग्रेट किए हैं आउट ऑफ अफ्रीका, और कभी कभी फिर वापस भी आए हैं अफ्रीका। यही है इतिहास का उनका इतिहास। जो होमोसेपियंस है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि मॉडर्न मैन, वो करीब करीब अफ्रीका में 3 लाख साल पहले उद्भव हुआ। उसके बाद वो एक अराउंड 2 लाख ईयर्स तो अफ्रीका के दूसरी जगह पे गए, और उसके बाद आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ है। तो ये जो पुराने मानव है या प्रागैतिहासिक मानव है, उनका भारतवर्ष में आए थे कि नहीं, इसके लिए बहुत सारे चर्चा हुआ है और उसका कंट्रोवर्सी भी है। तो एक जगह है हाथनोरा, नर्मदा वाली मध्य प्रदेश में, वहाँ एक पार्शियल स्कल मिला है। यही आर्काइक है पुराना मानव का, जिसको डेटिंग किया गया है करीब 5 से 6 लाख साल पुराना है, और वो मोस्ट प्रोबेबली होमो इरेक्टस का है। और कई जगह है भारतवर्ष में, जैसे कि आटिरम्पकम, होंगसी बाइकल वैली और भिम्बेट्टा। यहाँ सब स्टोन टूल्स मिला है जो काफी पुराना है, जैसे 385,000 ईयर्स ओल्ड। जो भारतवर्ष में जो मेजर माइग्रेशंस है होमोसेपियंस का भारतवर्ष या साउथ एशिया में, तो उसे हम 4 भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला माइग्रेशन जो मेजर माइग्रेशन था वो 65,000 साल पहले, और वो लोग कौन थे? हंटर गैदरर्स, यानी वो पशु को मार करके खाते थे, वो हंटिंग ही था उनका प्रोफेशन। तो सेकंड मेजर
माइग्रेशन हुआ है, जो कि हम देख रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो 5000 से 9000 साल पहले हुआ था। और बेसिकली वो थे फार्मर्स, यानी कृषि था उनका प्रोफेशन। तो थर्ड माइग्रेशन है जिसे कहते हैं हम इंडो आर्यन माइग्रेशन। वो हुआ है करीब 3500 से 4000 साल पहले। और वो लोग थे पास्टोरलिस्ट, यानी वो लोग डोमेस्टिक एनिमल्स रखते थे, जैसे कि शिप्स, कैटल और हॉर्स। और चौथा जो है माइग्रेशन, वो जो कॉन्केस्ट में हुआ है और ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए विभिन्न देश से लोग आए हैं, जैसे कुशान्स, हुन्स, मंगोल्स और यूरोपियंस आए हैं। या कुछ यहाँ रह गए हैं, कुछ यहाँ मर्ज हो गए हैं हमारे देश में, और कुछ लोग चले गए हैं। तो जो पहला माइग्रेशन हुआ है, जो हंटर गैदरर्स थे, वो आउट ऑफ अफ्रीका हुआ था। ये जो डेट्स देखा यहाँ हम दिखाए हैं, ये सब अप्रोक्सीमेट डेट्स है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो मेजर चीज ये है कि होमोसेपियंस पहले दिखा गया था 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उद्भव हुए थे। तो उसके बाद वो एक जो मेजर हब था उनका साउथ और ईस्ट ऑफ अफ्रीका, वहां से वो अफ्रीका के अंदर माइग्रेट किए पहले अराउंड 2 लाख ईयर्स। उसके बाद वो दूसरे देशों में गए, जैसे कि यूरोप में गए, एशिया में गए, एशिया में गए। तो ये जो एज ईयर्स हम दिखा रहे हैं, ये सब अप्रोक्सीमेट एजेस है। तो ये क्यों माइग्रेट किए हैं? तो हंटिंग के लिए, या नया एरिया में जाने के लिए, जहाँ नया उनको मिलेगा हंटिंग के लिए और पशुओं मिलेगा, या अफ्रीका का क्लाइमेट कुछ चेंज हो गया इसलिए उनको लगा कि दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो जो भी हो, ये हंटर गैदरर्स जो है वो दूसरे देशों में गए अराउंड 1 लाख ईयर्स पहले, वो वहां से गए। लेकिन जो हम देखते हैं साउथ एशिया में करीब करीब 65,000 साल पहले वो हंटर गैदरर्स पहुंचे। जब हंटर गैदरर्स यहाँ पहुंचे, तो उस वक्त क्या था, इधर इधर कोई होमिनिड्स था, हो सकता है उधर होमिनिड था, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी एविडेंस मिल रहा है हथनोरा से और कई साइटों से, जहाँ कुछ केव पेंटिंग से, कुछ केव इम्प्रेशन है जिसको डेटिंग ठीक से नहीं किया जा कर पा रहे हम, तो उससे पता चलता है कि ये हंटर गैदरर्स उनके साथ मिक्सिंग हुआ होगा। तो ये हंटर गैदरर्स अराउंड 65,000 यहाँ पहुंचे। और जब इसको हम देखेंगे तो 50,000 साल पहले वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। लेकिन ये हंटर गैदरर्स को यूरोप पहुंचने में देर लगा, क्योंकि ये 40,000 साल पहले केवल यूरोप पहुंचे, क्योंकि यहाँ जो माउंटेन्स है, वो माउंटेन को क्रॉस करना हो सकता है उनके लिए मुश्किल था। और 16,000 साल पहले ही वो जाकर के अमेरिका में पहुंचे। तो यही है इसका एविडेंस, जिसके बेसिस पे साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने ये डेट्स फिक्स किए हैं कि ये दीज आर द प्रोबेबल डेट्स, जबकि होमिनिन्स जो का पहला मेजर माइग्रेशन हुआ दूसरे देशों में। एक साइट है इंडिया में जिसे कहते हैं हम ज्वालापुरम, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ कई जगह पे मिला है सब, स्टोन टूल्स मिला है, कुछ केव पेंटिंग्स मिला है, लेकिन कहीं से बोन्स नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि ये प्रीहिस्टोरिक है, लेकिन उसका सही डेटिंग नहीं हो पा रहा है। कुछ आर्टिफैक्ट्स मिला है, जैसे स्टोन टूल्स मिला है, ये सब स्टोन टूल्स वहां मिला है। ये हो सकता है कि पहला मानव का ही चिन्ह। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये ज्वालापुरम का है कि ज्वालापुरम में जो सब स्टोन टूल्स मिला है, वो कुछ 77,000 ईयर्स ओल्ड है और कुछ 70,000 ईयर्स ओल्ड है। तो इसके साथ एक एक चीज जुड़ा हुआ है
करीब 74,000 ईयर्स पहले इंडोनेशिया का सुमात्रा में एक वल्कानो था, उसको कहते हैं टोबाटुफ। ये टोबाटुफ में एक इरप्शन हुआ था। ये बहुत बड़ा इरप्शन था 74,000 ईयर्स पहले। तो ये माना जाता है कि इस इरप्शन से जो धुआं निकला वो पूरा एशिया और यूरोप में जाकर के डिपॉजिट हुआ, और वो कई सालों तक, कई हजार सालों तक सूर्य का किरण को भी ढाक कर रखा, जिससे कि वो ठंडा हो गया पृथ्वी। तो ये माना जाता था कि इस पीरियड में जो भी मनुष्य था वो एशिया में वो लुप्त हो गया होगा बिकॉज ऑफ द इरप्शन। लेकिन ये ज्वालापुरम का जो एविडेंस मिलता है उससे लगता है कि होमोसेपियंस ये इरप्शन के बावजूद भी वहाँ परसिस्ट किए। ज्वालापुर में मिला है करीब करीब 16,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स, स्टोन टूल्स, वो जो पैलियोलिथिक एज का है। और ये जो स्टोन टूल्स है, जो ये वल्कानो से जो एस गिरा था उसके नीचे भी है और उसके ऊपर भी है। इससे पता चलता है कि यहाँ जो मानव था वो वल्कानिक इरोशन उनको इफेक्ट नहीं किया। एक सवाल आता है कि जब होमोसेपियंस अफ्रीका, ये है अफ्रीका, अफ्रीका से जब यूरोप और एशिया में आए तो कैसे आए, उनका रास्ता क्या था? तो ये 4 चैनल को माना जाता है कि इस तरह वो हो सकता है वो लोग आए। एक है सिसिलियन चैनल, यहाँ इटाली का सिसिली द्वीप है, यहाँ से अफ्रीका नजदीक है, तो हो सकता है उसके थ्रू से आए। दूसरा माना जाता था कि जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू से। तीसरा माना जाता है कि लैंड में, माने इजिप्ट से लेकर के जो सिनाई पेनिनसुला है, सीरिया, लेबानन ये है, वहाँ ये जमीन के थ्रू से आया है। ये चौथा है कि जो अफ्रीकन हॉर्न है, यहाँ से यमन और सऊदी अरेबिया जो है, यहाँ पर एक जो है उसके बाबेले मंडे बोलते हैं। ये है रेड सी में एक स्ट्रेट है जिसके थ्रू से हो सकता है। जो अभी जो हिस्टोरियंस है ये पहला और दो का बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि ये जो तीसरा है बावेले मेंडफ स्ट्रेट, उसके थ्रू से होमोसेपियंस एशिया में पहुंचे। और ये बावेले मेंडफ स्ट्रेट आज जो है करीब करीब 30 किलोमीटर वाइड है। लेकिन जब ये 65,000 या 70,000 साल पहले जब ग्लेशियल पीरियड था, तो ग्लेशियल पीरियड में वहाँ पानी कम होगा और वहाँ उसको क्रॉस करने के लिए उनके आसान हुआ होगा। ये भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ कुछ पेंटिंग्स मिला है जिसे डेटिंग किया गया है करीब करीब 10,000 साल पुराना। लेकिन वहाँ और कुछ कैव्स है जहाँ जो इम्प्रेशंस मिल रहा है उसे डेटिंग किया नहीं पा रहा है। तो ये हुआ जो खत्म हुआ हमारा पहला माइग्रेशन। दूसरा माइग्रेशन आता है, जो सेकंड मेजर माइग्रेशन आता है, वो फार्मर्स थे, कृषि प्रधान था। जो फार्मिंग का जो एविडेंस हमें मिल रहा है ये है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ये तो उन्होंने जो सिप और केटल को डोमेस्टिकेट करके रखा था, यानी पशुपालन शुरू हो गया था। जैसे कृषि शुरू होता है तो उसके साथ साथ पशुपालन भी शुरू हो गया था। और ये माना जाता है कि 7000 से 2600 बीसी में ये मेहरगढ़ का फार्मिंग शुरू हुआ। मेहरगढ़ में जो मिला है वहाँ जो घर सब मिला है वो क्ले है, कच्चा मिट्टी का है। उस वहाँ बार्ली का कल्टीवेशन हो रहा था। और एक जगह जो उत्तर प्रदेश में मिला है जहाँ लाहौर देवा करके, वहाँ राइस कल्टीवेशन का हमें एविडेंस मिल रहा है। ये भी 7000 बीसी में है। लेकिन ये राइस कल्टीवेशन कहाँ से आया ये ठीक से पता नहीं चलता, क्योंकि राइस वेस्ट एशिया से नहीं आया होगा। तो ईस्ट एशिया से, जैसे कि चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, ये जगह सब है।
वहीं से आ सकता है। ये है जो मेहरगढ़ का जो मकान मिला है, ये सब क्ले हाउसेस है, कच्चा मिट्टी से बना है। ये एक मदर गणेश का फिगर है, और वो करीब 3000 साल बिफोर क्राइस्ट का है, और ये भी मेहरगढ़ से ही मिला है। और मेहरगढ़ का जब सिविलाइजेशन ज्यादा मेच्योर किया, उसके बाद वहाँ पेंटेड पॉटरीज मिला है, जो कि 3000 साल पुराना, 3000 बीसी का है। उसके बाद आता है, यही मेहरगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन और या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3000 बीसी से 1500 बीसी तक था, और ये कृषि प्रधान ही था। कृषि और इसके बारे में बहुत सारे चर्चा हुआ है, तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा उसके करेंगे नहीं चर्चा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो एक ही जगह नहीं था। वो आज के जो पाकिस्तान है, आज का जो गुजरात है, अफगानिस्तान का कुछ एरिया है, ये सब जगह पे इसका एविडेंस मिल रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो बड़ी बड़ी मिला है, वो दोनों आज के पाकिस्तान में है। और हमारे गुजरात में दो जगह है, एक है लोथाल, एक है धोलावीरा। ये है धोलावीरा। तो ये इतने बड़े एरिया में पूरा इसका एविडेंस मिल रहा है कि ये एक फार्मिंग कम्युनिटी था, और फार्मर वो एक कल्चर वहाँ, एक सिटी कल्चर डेवलप हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक सिटी कल्चर डेवलप हुआ था, और वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था था। तो ये जो फार्मर्स थे वो कहाँ से आए, और जेनेटिक एविडेंस से ये पता चलता है कि ईरान के एक जाग्रोस रीजन है, जहाँ माउंटेन्स है, वो जाग्रोस रीजन से ईरान से आए हैं। उस पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब था, तो उसका दूसरा सिविलाइजेशन भी था दूसरे एरिया में, जैसे कि इजिप्ट का सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का करीब करीब नजदीक था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और ये तीनों सिविलाइजेशन में इंटरेक्शन था, इसका एविडेंस भी मिलता है, क्योंकि एक जगह का सील दूसरे जगह में भी मिलता है। तो वहां पर जो एक सिटी कल्चर था, सिवरेज सिस्टम था, एक हर सिटी का एक बाउंड्री वॉल था, वाटर स्टोरेज का फैसिलिटी था, और एक एक जो क्राफ्ट पीपल थे, जो क्राफ्ट काम करते थे, हाथों से काम करते थे, जैसे क्ले, गोल्ड, कपर और वुड और सेल में, उनके लिए शेल्टर था। और वहाँ पॉटरी और फायर ब्रिक्स का एविडेंस है, और उनका ट्रेड एंड कॉमर्स था अदर सिविलाइजेशन के साथ। अगर हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन हम देखेंगे, ये तीन सिविलाइजेशन था, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीनों एक समय पे था, और तीनों के बीच में इंटरेक्शन भी था, तीनों के बीच में समानता भी बहुत सारे थे। लेकिन ये है कि इजिप्ट में जो हेलोग्राफिक्स है, उसे डिसिफर किया गया है, उसे लोग पढ़ पाए हैं। मेसोपोटामिया का जो लिपि है, क्यूनिफॉर्म लिपि, उसे भी डिसिफर किया गया है, लेकिन हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है, वो आज तक डिसिफर नहीं हो पाया है। तो उसके साथ एक इंटरेस्टिंग ये आता है, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करते हैं, तो अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ सालों पहले, द्रविडियन सिविलाइजेशन का एक कुछ साइट्स में एक्सकवेशन हुआ था। एक जगह है किजाड़ी और किलाड़ी, ये सब मदुरई के पास है। एक नदी है भाईगाई नदी, ये भाईगाई नदी के बेसिन पे ही ये सब मिला है। करीब 293 साइट्स में एक्सकवेशन हुआ है, और इस एक्सकवेशन से पता चलता है कि ये जो वहाँ जो मटेरियल्स मिल रहा है, उसका डेटिंग से पता चलता है कि ये 600 से 800 बीसी पुराना है। और वहाँ ऐसा एविडेंस मिला है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का से बहुत ही सिमिलर है। जैसे ब्रिक वॉल्स, जो फायर ब्रिक का इस्तेमाल था, और टाइल्स यूज हो रहा था, पटरीज जो होता था, और पटरीज में एचिंग हुआ था, मतलब लिखा गया था। ये सब चीज वहीं से
मिला है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से अनेक समानता है। और वहां पर भी ऐसे ही सीवरेज सिस्टम था, कैनाल्स था, और ये सब इंडिकेट करता है कि वहां भी एक अर्बन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन फार्मिंग वहां भी डेवलप किया था। और जो लेटर्स है यहाँ पर, ये सब तमिल ब्राह्मी लेटर्स, और ये पोटरी में लिखा गया था। और जो ग्राफिटी है वो सब इंडस वैली का जो सिंबल है उससे मिलता जुलता है। तो एक साउथ इंडियन स्कॉलर कहते हैं कि अ, इसका इससे ये एविडेंस मिलता है वहां एक सेकुलर कल्चर साउथ इंडिया में उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था। ये है भाईगाई सिविलाइजेशन। वहां का जो मकान है उसका कुछ एक्सक्रेमेशन है। ये है वेल्स, जो वेल्स में रिंग्स लेकर के लिंक्स बनाते हैं, वो तब से वहां शुरू हो गया था। और ये एक कॉमन पॉन्ड है जहाँ नहाने के लिए, जो हमें इंडस वैली में भी ऐसे मिलता है। और ये पटेरी है, जो पटेरी जो कि जला करके बनाते हैं, जैसे कि फैब्रिक बनाते हैं, और उसको कलर भी किया गया है। और इसमें एक पटेरी में आप देखेंगे एक फिश का सिंबल है, और फिश का सिंबल वहां पर भी मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मिलता है। और ये जो ग्राफिटी है पोटेरी में, ये जो भाईगाई में मिला है, ये जो सिंबल्स आप देखेंगे, जो राइटिंग्स दिखेंगे, इसको यहाँ दिया है किला, वो किलाड़ी का ग्राफिटी है, और एक इंडस का साइन है। ये तीनों ये चारों अगर देखेंगे, और इंडस साइन से ये मिलता जुलता है। और एक गोल्ड कॉइन मिला है जो कि विद अरबिक इंस्क्रिप्शन है। तो इसके आधार पर डॉक्टर आई महादेवन और प्रोफेसर ए पारोल कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और जो वैदिक सिविलाइजेशन में डिफरेंस था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन और द्रविडियन कल्चर के साथ समानता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटी था, वैदिक में रूरल था, वो पास्टोरल था, वहाँ सिटीज नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा का कोई जिक्र नहीं है, कोई चित्र नहीं मिल रहा है। लेकिन आर्यन सिविलाइजेशन जो बाद में आया, उसमें हॉर्स और स्पोक्ड व्हील यानी चैरियट का प्रचलन था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाइगर्स का शील था। लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन या इंडो आर्यन सिविलाइजेशन बाद में आया, उसमें कोई टाइगर्स का मेंशन नहीं है वेदों में। और वो जो पूजा करते थे, जो गॉडेसेस को करते थे, पीपुल ट्री और सर्पेंट्स यानी सर्प को पूजा करते थे, वो कॉमन था इंडस वैली और द्रविडियन कल्चर में। तो उनका ये मानना है, हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डाउनफॉल आया, तब कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वो माइग्रेट किए टुवर्ड द साउथ, जाकर के वो साउथ में भाईगाई के किनारे बैठ गए, सेटल कर गए, और दैट बिकम वो है द्रविडियन सिविलाइजेशन। उसके बाद हम आते हैं थर्ड माइग्रेशन में। थर्ड माइग्रेशन कहाँ हुआ? जो इंडो आर्यंस यानी पास्टोरलिस्ट, ये आए कहाँ से? ये जो एविडेंस अभी मिलता है, ये आए हैं स्टेपिस से, पोंटिक स्टेपिस। स्टेपिस है कहाँ? इस जगह पे स्टेपिस है। ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो जगह है, इसको स्टेपिस है। ये जगह स्टेपिस है। स्टेपिस का मतलब है वहाँ ग्रासलैंड है, खाली घास ही दिखाई देता है, वहाँ बड़े पेड़ नहीं रहते थे। और यहाँ से ये लोग, ये जो इसे कहते हैं यमनिया कल्चर, ये यमनिया कल्चर से, इन कॉन्टिक स्टेपिस से जो माइग्रेट किए हैं, एक ये माइग्रेशन हुआ है, तो इसे बोलते हैं इंडो ईरानियन माइग्रेशन। और एक माइग्रेशन हुआ है इधर से, जो यूरोपियन माइग्रेशन हुआ है। और इंडो ईरानियन माइग्रेशन होने के बाद कुछ लोग ईरान गए, कुछ लोग भारतवर्ष में आ गए। तो ये जो माइग्रेशन हुआ, एक पास्टोरलिस्ट थे, वो नोमैडिक ग्रुप थे, वो जो कहाँ एक जगह रहते नहीं थे, वो
उनके पास हॉर्स का यूज था, चैरियट व्हील था, यानी चैरियट में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ये 1500 बीसी में करीब करीब यहाँ पहुंचे, इंडो एरियन प्लाटो में पहुंचे। उसके बाद इंडस वैली या टुवर्ड्स साउथ एशिया है। और इसके साथ आया हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, या वेद भी शुरू हुआ उसके बाद ही। ये है थर्ड माइग्रेशन। ये पोंटिक स्टेपी से, जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है, और ये सवाना है यानी ग्रासलैंड है। और वो लोग पास्टोरलिस्ट थे, वो कैटल, शीप और हॉर्स को डोमेस्टिकेशन करते थे। और ये लोगों का नाम ही दिया जाता है कि ये आर्यन ग्रुप। इस कोई रेस नहीं है, एक लैंग्वेज के बेसिस पे, एक ग्रुप के बेसिस पे इनको कहा गया था आर्यन। लेकिन उसको रेस करके बाद में उसको, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नाजी जर्मनी की जब पीरियड में हिटलर ने इसको एक रेस बना दिया और बोला कि आर्यंस आर द प्योरेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो गलत है। और उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव थे ईरानियंस। तो इंडो आर्यंस, जो हमारा जो आया था वो वैदिक संस्कृत था। ईरानियंस का था अवेस्तन पर्शियन लैंग्वेज था। और ऋग वेद और जैन अवस्था में जो मिथ्स और आइडियाज और भगवान के जो ये है कंसेप्शंस है, वो काफी मिलता जुलता है। तो ये वैदिक और ईरानियन कल्चर में कई समानता था। जोरास्ट्रियन का जो शिव था, जो स्क्रिप्चर था, उसे अवस्था, वो बाद में जैन अवस्था लिखा गया। और प्रो जोरास्ट्रियन उनका था जो भाषा और वैदिक संस्कृत, उसमें बहुत सिमिलरिटीज है। और उनका भगवान और हम दूसरे का, हमारा जो वैदिक गॉड्स बहुत सिमिलर रहता था। उनका रिचुअल्स और उनमें समानता था। अभी आएंगे हम लिंग्विस्टिक एविडेंस पे। क्या लिंग्विस्टिक एविडेंस है कि जो हमारे देश में जो भाषाएं हैं और यूरोपियन देश में जो भाषाएं हैं, उसमें जैसे बहुत समानता है। इंडो यूरोपियन भाषाओं से ये सब ब्रांचेस है, अल्बेनिया, आर्मेनियन, बाल्टो-सल्विक, सेल्टिक, जर्मनिक, ग्रीक, और एक ब्रांच है इंडो ईरानियन। इंडो ईरानियन ब्रांच से संस्कृत आता है, ईरानियन आता है और नूरिस्तानी आता है। ये जो भाषाएं, जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हम कहते हैं, या जो लैंग्वेजेस इंडो आर्यन जो माइग्रेशन हुआ, उस माइग्रेशन के साथ साथ आया, जो कि वैदिक संस्कृत है, वो वैदिक संस्कृत से जो लैंग्वेजेस डिराइव हुआ है, वो सब ये सब लैंग्वेजेस है। जैसे हम देखते हैं कि पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, राजस्थानी है, ये सब लैंग्वेज हुआ है। और ये इसका एरिया नेपाली भी उससे मिलता जुलता है। आप देखेंगे कि श्रीलंका का जो भाषा है सिंहली, सिंहली भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाल से एक विताड़ित होकर के एक ग्रुप गए थे सिंहल, और वो जाकर के वहाँ राजा बने, और उन्होंने वही बंगाल कल्चर को लेकर के वहाँ गए थे। तो उसका डेरिवेटिव है सिंहली, इसलिए वहाँ पर भी इंडो आर्यन लैंग्वेज दिखा जाता है। तो ये हुआ पार्ट्स ऑफ पूरा पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थर्न बेल्ट, और कुछ ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ एरिया में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का प्रचलित है। ये है इंडो आर्यन लैंग्वेज। ये जो डार्क ग्रीन में हम देखते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज कहाँ कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। भारतवर्ष के जो लैंग्वेजेस है उनको हम मेन लैंग्वेजेस है उनको 3-4 भाग में कर सकते हैं हम। एक है इंडो आर्यन ग्रुप, जो हमने देख चुका है। एक द्रविडियन ग्रुप है, उसमें हम आएंगे। दूसरा है सिनो तिब्बतियन ग्रुप, और एक है अस्ट्रिक ग्रुप। बाकी जो है इतना ज्यादा नहीं है।
तो सीनो तिब्बतियन ग्रुप और अस्टेक ग्रुप भारत में 1% लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो द्रविडियन लैंग्वेज ट्री अगर देखेंगे, ये प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज से जैसे कि आया है तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। ये सब एरिया में द्रविडियन लैंग्वेज आज भी चलता है। और सिलोन के कुछ एरिया में, जैसे यहाँ देखते हैं हम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना। और ये इंटरेस्टिंग है कि कुछ एरियाज है, उड़ीसा के है, बंगाल के है, और कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया है जहां द्रविडियन लैंग्वेजेस आज भी बोला जाता है और लोग उसको प्रचलित है। तो ये वंस अगेन वही बात है कि द्रविडियन लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ बोलते हैं। ये देखते हैं बिहार और उड़ीसा के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है जहाँ वो लैंग्वेज अभी भी चल रहा है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कुछ द्रविडियन लैंग्वेज अभी भी लोग बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये द्रविडियन लैंग्वेज जो है इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडो-आर्यन लैंग्वेज। इंडो-आर्यन लैंग्वेज या संस्कृत से डेरिवेटिव लैंग्वेजेस और द्रविडियन लैंग्वेज अलग है। और इससे ये जो थ्योरी आया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और द्रविडियन सिविलाइजेशन में समानता है, वो और पुष्टि करता है, क्योंकि ये लैंग्वेज हो सकता है वहाँ कुछ रह गया है जो पहले वहाँ से आया था, तो इसलिए इसके बीच में समानता देखते हैं। तो हम इसको चर्चा कर चुके हैं कि इजिप्शियन का जो हेलोग्राफिक है वो डेसिफर्ड हो गया है, उसे पढ़ सकते हैं आज हम। क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट है जो डेसिफर्ड हो गया है, वो मेसोपोटामिया का सभ्यता का स्क्रिप्ट है, बट इंडस वैली स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं हुआ था। लेकिन कुछ अथॉरिटी है जो कहते हैं कि जो ब्राह्मी तमिल स्क्रिप्ट है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है उसमें सिमिलरिटी है, और वो एक प्रोटो-द्रविडियन लैंग्वेज था, और वहां से इंडस वैली से कुछ लोग माइग्रेट कर दिए आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कुछ फैक्ट्स आता है लैंग्वेज में, जैसे कैमरून में एक जगह है, वहाँ ये कैमरून है ईस्ट वेस्ट अफ्रीका में, और वहाँ कुछ एथनिक ग्रुप है जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो भाषा कहते हैं वो तमिल से मिलता जुलता है, एक डिफॉर्म तमिल लैंग्वेज लोग बोलते हैं उसे। वहाँ एक जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं मंदुरा, और एक वहाँ एक माउंटेन है मंदुरा माउंटेन्स, और तमिल में मंदुरा का अर्थ होता है सैंड डिपॉजिट्स। कई वर्ड से जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उस जैसे कि सोलम, मालकुटी, मालकुटी जो ब्लैक एंट को वो लोग बोलते हैं मालकुटी, और तमिल में माल का मतलब है बाल, कोटी का मतलब है स्टिंग। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो हिब्रू के साथ भी तमिल मिलता है, जो जूइश जो हिब्रू भाषा कहते हैं उसे तमिल मिलता है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया में जो तमाजिट बोलते हैं वो तमिल जैसा लगता है। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जो लास्ट 20 साल से एक रिसेंट एडवांस आया है, जो हमारा जो थ्योरी है माइग्रेशन का उसे वो पुष्टि करता है, उसे एविडेंस देता है, फैक्ट देता है कि ये जो जो थ्योरी पहले से आया था वो कितना करेक्ट है। तो जेनेटिक एविडेंस कई तरह का है। पहला है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है कि हमारे हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है जो हमको एनर्जी देता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए है, वो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल है, हम केवल उससे अपने माँ से पाते हैं, उसको बोलते हैं कि मैटरनल लिनिएज पता चलता है। यानी जब ओवम और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं, ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो रहता है, लेकिन स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके टेल में रहता है,
स्पर्म में एक दो पोर्शन रहता है, एक है हेड, दूसरा है टेल। तो टेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, लेकिन जब फ्यूजन होता है ओवम और स्पर्म का हेड ही फ्यूज करता है, उसका टेल फ्यूज नहीं करता है। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जाइगोट बनता है, वो जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है वो केवल मदर से आता है, फादर से नहीं आता है। तो इसको स्टडी करके हम मेटरनल लिनिएज पता चल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करके। दूसरा है कि वाई डीएनए। हमारे शरीर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें से 22 पेयर्स तो है और एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम है। उस सेक्स में एक्स वाई रहता है और वाई केवल पुरुष में रहता है, स्त्री में नहीं रहता है। और वाई डीएनए का अगर स्टडी हम करेंगे तो पैटर्नल लीनिएज यानी हमारे पुरुषगत जो लीनिएज है वो कहाँ से आया है वो उसका स्टडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जीनोम मैपिंग, जो पूरी जो जीनोम है उसको अगर मैप करें और देखें कि पुराने जो जीनोम है उनसे कितना मिलता जुलता है और कहाँ से आया है, कितना डिफरेंस है, और हमें पता है कि कितने रेट में म्यूटेशन होता है, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका रेट ऑफ म्यूटेशन एक कांस्टेंट है, इतने साल के बाद इतने जनरेशन के बाद म्यूटेशन होता है। और सबसे बड़ा डिस्कवरी जो हुआ है एंशियंट डीएनए का। अभी जो हड्डियां मिलता है उसको अगर प्रॉपरली लिया जाए और उसके से डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और डीएनए को हम पुराने से पुराने डीएनए को भी हम एक्सट्रैक्ट करके उसका जीनोम मैपिंग कर सकते हैं। ये एक रिसेंट एडवांस है और इसने इस फील्ड को एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट दे दिया है, रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है और एविडेंस बेस्ड बना दिया है। तो इससे क्या पता चलता है? जो माइग्रेशन हम थ्योरेटिकली आज तक बता चलते थे उसको वो पुष्टि करता है। ये पता चलता है कि होमो इरेक्टस 2 मिलियन साल के पहले, जिसका साइज था 2/3 ऑफ आवर ब्रेन साइज, वो स्टोन टूल्स बना रहे थे। वो पहले ही है जो कि माइग्रेट किया अराउंड 1.8 मिलियन ईयर्स, और उसके बाद दूसरा माइग्रेशन भी हुआ है। जो होमो इरेक्टस माइग्रेट किया, वो क्यों माइग्रेट किया उसका जेनेटिक एक एविडेंस मिलता है। एक जीन है फॉक्सपी जीन, वो हमारा सबके कॉमन एंसेस्टर के पास है, जो एविडेंस से मिला है 1 मिलियन ईयर्स एगो ये जीन्स था। इस जीन में 3 म्यूटेशंस हुआ। जो लास्ट म्यूटेशन हुआ वो लैंग्वेज के साथ, कंसेप्चुअल लैंग्वेज के साथ जुड़ा है, और उससे हो सकता है कि वो जो होमो इरेक्टस स्टोन टूल्स बनाने लगा है, और बाद में होमो सेपियंस 70,000 ईयर्स में भी इसको और बढ़ावा मिला और कंसेप्चुअल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। और जो यूरोप में माइग्रेट किया है, ये सवाल आता है जो अफ्रीकन जो है वो तो ब्लैक स्किन है और यूरोपियंस कैसे पेल स्किन हो गए हैं। और अभी म्यूटेशन से पता चलता है कि ये जीन में दो जो म्यूटेशन हुआ था जब लोग यूरोप गए हैं, जो होमोसेपियन जब यूरोप गए, तो दो जीन जो हुआ, एक है था पेल स्किन और एक था काउस मिल्क डाइजेशन करने या लैक्टोज डाइजेशन करने का। तो काउस मिल्क पहले डाइजेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब होमोसेपियंस यूरोप में पहुंचे, ये दो जीन्स में चेंज होने के बाद वो चेंजेस उनमें आया। तो इंडियन पॉपुलेशन का अगर जीनोम हम देखेंगे, जो स्टडी करके देखा गया है, इंडियन पॉपुलेशन क्या है कि इंडियन सब कंटिनेंट का ये ले लेते हैं या साउथ एशिया का, तो उसको दो भाग में हम विभक्त कर सकते हैं। एक है एंशियंट साउथ इंडियन लिनेज, जो कि यूनिक है इंडिया को, ये नॉट रिलेटेड टू एनी पॉपुलेशन आउटसाइड इंडिया। आज के जो है दूसरे जगह से इसके साथ कोई मेल नहीं है। और है कि एएनआई एंशियंट नॉर्थ इंडियन लिनेज, ये इसका मेल है यूरोपियन के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और नियर ईस्टर्नर्स के साथ। और दो चीजें का है, एएनआई एशिया का मिक्सिंग भी हुआ है। तो जो इंडो एरियन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपुल है,
जो जिसे कहते हैं हम जो लैंग्वेजेस संस्कृत से आया है, उनमें देखा गया है कि ANI एंसेस्ट्री ज्यादा है, और जो द्रविडियन लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनमें ASI ज्यादा है, एंशियंट साउथ साउथ इंडियन लिनेज ज्यादा है। और एक चीज देखा गया है कि हायर कास्ट में ANI एंसेस्ट्री ज्यादा है, लोअर कास्ट में वो ANI एंसेस्ट्री कम है। इवन एक ही जगह, एक ही रीजन में, एक ही स्टेट में भी ये देखा गया है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन डिक्लाइन, जब ये इंडो आर्यंस आए स्टेपी से 4000 से 3000 साल पहले, तो ये माइग्रेशन हुआ इंडो आर्यंस और जेनेटिक मिक्सचर हुआ। ये इसका एविडेंस मिल रहा है कि जो 4000 से 3000 साल पहले इंडियन जेनेटिक पूल में, इंडियन या साउथ एशियन जेनेटिक पूल में मिक्सचर हुआ है, और काफी मिक्सचर हुआ है उसमें। लेकिन बाद में ये मिक्सचर रिस्ट्रिक्टेड हो गया बिकॉज ऑफ कैस्ट सिस्टम। हमारे देश में जो कैस्ट सिस्टम था और एंडोगमी, अपनी ही जात में, अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना है, तो उसके वजह से ये जो मिक्सिंग होना था वो उतना मिक्सिंग नहीं हो पा रहा। और ANI आज भी प्रिजर्व है। और जो अंडमान आइलैंड में नेटिव्स रहते हैं, ओंगो ट्राइब रहते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि ये जो फर्स्ट माइग्रेशन से लोग आए थे, उन्हीं का वही लोग, उनका वंशधर है। ये एक डिफरेंट ग्रुप। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल DNA देखेंगे हम, इससे पता चलता है कि बाहर से कोई नहीं आया है साउथ एशियन जीन पूल में 12,500 साल तक। किंतु लेकिन ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, ये तो दिखाता है मैटरनल लीनियज, यानी माँ के तरफ से। लेकिन वाई DNA का अगर ये देखेंगे तो इसमें एक्सटर्नल इन्फ्यूजन ऑफ जीन सप्लाई नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी माइग्रेशन हुआ, इंडो आर्यन या इंडो ईरानियन माइग्रेशन, वो सब सेक्स बायस था, यानी मेल ज्यादा आए माइग्रेट करके, वो फीमेल्स नहीं आए थे। ये कहते हैं कि सेक्स बायस इन ब्रॉन्ज एज माइग्रेशन। इस माइग्रेशन में सेक्स बायस था, जो कास्टियन स्टेपी से आए, और उनका जो एक जीन मिलता है, एक उसे बोलते हैं हम R1A हैप्लोग्रुप। तो जो एक दूसरा एविडेंस मिलता है R1A, ये हैप्लोग्रुप कहा जाता है। ये यूरोप में है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है। और साउथ एशिया मतलब हमारे देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान, और सेंट्रल एशिया में भी है और यूरोप में है। और इसमें 3 सब ग्रुप है। एक सब ग्रुप जो है Z93, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लोगों में अभी भी है। इससे पता चलता है कि मोस्ट स्ट्राइकिंग एक्सपांशन विद इन जेड ऑकरिंग अप्रोक्सीमेटली 4000 से 4500 साल पहले जो ब्रॉन्ज एज माइग्रेशन हुआ। इसको डॉक्टर अंडरहिल, जो एक एक्सपर्ट है इस फील्ड में, वो कहते हैं कि ब्रॉन्ज एज माइग्रेशन जब हुआ तो तब ये हैप्लोग्रुप स्टेपी से यहाँ आया। इसे और भी कंफर्म होता है डेविड रिच का में, वो कहते हैं ANI जो है वो जेनेटिकली क्लोज टू ईस्ट, मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन, सेंट्रल एशियन, और ASI यूनिक टू इंडिया। और ये 4000 साल पहले एक प्रोफाउंड पॉपुलेशन मिक्सचर हुआ, जब दूसरे लोग बाहर से आए, स्टेपी से आए, तो हरप्पन सिविलाइजेशन और पुराने जो फार्मर्स कम्युनिटी था, और जो बाहर से आए स्टेपी सिविलाइजेशन से पास्टोरियलिस्ट, उनके बीच में पॉपुलेशन मिक्सचर हुआ। तो ये सब एविडेंस है। इसके बेसिस पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन करीब करीब 55,000 से 65,000 ईयर्स बैक हुआ। और फार्मिंग रिलेटेड माइग्रेशन जो वेस्ट एशिया से आए, जाग्रोस रीजन से आए, 10,000 BC के बाद आए, और मल्टीपल माइग्रेशन हुआ। जो ऑस्ट्रो एशियन स्पीकर्स, ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर्स, मुंडा, खासी, ये जो भाषा बोलते हैं,
ये ईस्ट एशिया से आए हैं, लेकिन उसका डेट हमें पता नहीं है। और तिब्बत और बर्मन जो गैरो ट्राइब्स है, अ, उनका भी डेट, एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है। इंडो ईरानियन और आर्यन माइग्रेशन था, नोमैडिक था, पास्टोरलिस्ट था। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट माइग्रेशन हुआ है और अभी भी चल रहा है, वो ट्रेड और कंक्वेस्ट के बाद हुआ। तो ये कंसेप्ट पे न्यू मैनकाइंड, एक नया मानव है, अभी धीरे धीरे आ रहा है, कि हम सब जेनेटिकली ईच अदर से रिलेटेड है, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे एशियन है, चाहे वो अमेरिकन है, ये यूरोपियन है। और ये हुआ है बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी माइग्रेशन और मिक्सिंग होकर के हुआ है। और जो पहले था रिजिड सिस्टम था, जो सोशल सिस्टम का नॉर्म था, वो धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है और जेनेटिक मिक्सिंग होता है और एक नया मानव आ रहा है आगे चल करके। और एंडोगामी खत्म हो रहा है, लोग रेस, कैस्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के आगे चल करके मिक्सिंग हो रहा है जेनेटिक्स। और दैट इज, वो अच्छी बात है, न्यू जनरेशन के लिए फेवरेबल ट्रेड्स आएगा।